कहाँ तक हो गया था? अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चंस, हाँ, तो पिछला वाला क्वेश्चंस में गलती कर रही थी, कहाँ पर पता चला? ये कौन PCL 5 वाला था ना क्वेश्चंस, क्या था? अच्छा अच्छा अच्छा, x प्लस वाई, अच्छा 2z। देखो कहाँ पर गलती हो रहा था एक्चुअली ना, t इक्वल टू 0 टाइम पर कितना मोल था? अच्छा 2 1 1, ऐसा ही था ना। अब देखो हमने क्या किया था, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर लिया था। ये मोल है, ये मोल है। हमने कॉन्सेंट्रेशन आई थिंक सो वॉल्यूम 10 लीटर दिया हुआ था, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर लिया था। दैट इज 2/10 और 1/10 और 1/10। ठीक, बट आपने क्या किया, आपने क्या किया, यही क्वेश्चंस को ऐसे किया, t इक्वल टू 0 टाइम पर 2 मोल 1 मोल 1 मोल, ये कितना हो जाएगा 0.2 मोल, 0.1 और ये 0.1। ठीक, तो अभी हम कह रहे हैं कि t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम टाइम पर अगर इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करोगे तो मान लो कि x घटा, ये 0.1 माइनस एक्स घटेगा, ये कितना से बढ़ेगा बताओ? 2x से। तो हमने रुक रुक यहाँ पर माइनस है ना, तो हमने यहाँ पर x क्या एज्यूम कर रहा हूं, x कॉन्सेंट्रेशन एज्यूम कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। बट अगर यहां से करोगे तो आप क्या एज्यूम कर रहे हो, मोल एज्यूम कर रहे हो। देखो यहां से x का वैल्यू कितना आया था जो मैं कैलकुलेट किया था, दैट वाज द आई थिंक जो 0.05। आपने x कैलकुलेट किया था तो कितना आया था? हाँ 1/10 आई थिंक तो 0.5 आया था, चलो 0.5 आया था। ठीक, ये क्या है, ये क्या है बताओ? ये मोल है। बट मुझे क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, क्या आएगा? सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं? यही गलती हो रहा था। मतलब मैं एज्यूम क्या कर रहा था, मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन एज्यूम कर रहा था, कॉन्सेंट्रेशन x इज द कॉन्सेंट्रेशन फॉर मी। बट इन्होंने जो क्वेश्चन बनाया ये क्या एज्यूम करके बनाया, मोल एज्यूम करके बनाया। बट अल्टीमेटली मुझे फाइनली क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसलिए यहां पर डिफरेंस आ रहा था। समझ गया? सर वीडियो ब्लर आ रहा है। तो वीडियो ब्लर आ रहा है तो मैं क्या करूं? सर मेरा ठीक है। ठीक है, आप फिर से रीज्वाइन करें। सर नेटवर्क इशू सर। हाँ हाँ, रीज्वाइन करें, वो प्रॉब्लम आई थिंक सो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो समझ गए ना कहां पर गलती हो रहा था? देखो पहला मोल कौन से, पहला बताया था, पहला मेथड हम लोग कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी की बात कर रहे थे। कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, तो पहला मेथड में बताया था दैट वाज द मोल मेथड। मोल मेथड से कैसे हम केपी और केसी निकालेंगे ये बनाया, ये बताया और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया। दूसरा मेथड है दैट वन इज, ये हो गया, ये खत्म हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड,
इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। तो आप ये जानते होगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है, हाँ, मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल। ये अल्फा का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना रहेगा तो अल्फा इंटू 100 कर देंगे। तो ये भी बात ध्यान रखना है। ये बात ध्यान रखना है कि अल्फा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाया करेगा। अल्फा का वैल्यू ये 0 से 1 के बीच लाया करता है। देखो क्वेश्चंस में दिया रहता है कि 40% डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब समझना पड़ेगा कि अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.4 है। क्वेश्चंस में अगर बोला 80% डिसोसिएट हुआ है तो अल्फा का वैल्यू कितना लोगे, 0.8। समझ गया। अगर आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हुआ है तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे, दैट विल गिव अल्फा। तो क्वेश्चंस में अगर बोला कि 40%, 80%, 20% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, यहां पर ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि थ्योरेटिकली हम लोग कैसे केपी एंड केसी निकालेंगे। तो केपी केसी कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे एक रिएक्शन लेकर चल रहा हूं, 2HI gas gives rise to हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। मान लो इस रिएक्शंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया, ये दे दिया, लेट इट बी। इनिशियली मान रहा हूं कि इसका T इक्वल टू 0 टाइम पर इसका A मोल है, ये 0। तो T इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम आया होगा, T इक्विलिब्रियम टाइम पर कितना डिसोसिएट करेगा। तो ये ध्यान रखना, कभी मत बोलना A माइनस अल्फा, A माइनस A अल्फा। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास मान लो कि 500 रुपीज है, आपने इसका 40% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 60%। 60% बचा। तो 60% कितना है, कितना 500 का 60% कितना आएगा, 300 आएगा। 300 आपने कैसे निकाला, ऐसा तो नहीं किया ना कि 500 माइनस 0.4, ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो किया तभी 300 आया। तो कभी भी बचा हुआ अमाउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियली जो मोल दिया हुआ है माइनस डिग्री, ये अल्फा इंटू 500। समझ रहा है, कभी भी A माइनस अल्फा मत करना, A माइनस A अल्फा। अगर इनिशियली 1 मोल दिया रहेगा तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि A का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखो A अल्फा से घटा, अगर ये A अल्फा से घटा तो ये बढ़ेगा कैसे, बताओ। देखो यहाँ पर 2 से 1 बनता है, तो 2 से 1 बनता है तो 1 से कितना बनेगा, 1/2। तो A अल्फा अगर घट रहा है तो ये कितना से बढ़ेगा, A अल्फा बाई 2 से। ये भी, ये टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं कि डायरेक्टली केपी और केसी निकाल लेंगे एक ही साथ। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, दिस विल बी द सम ऑफ दिस, होगा। ऐड कर लो, क्या होगा बताओ। देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा, बचेगा ना, ये दोनों ऐड होकर इतना आएगा, ये प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, ओनली A भी बचेगा।
देखो क्वेश्चंस में और दिया है कुछ, V इज द, मान लो कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिया हुआ है, मान लो कि PT इज द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम दे दिया, तो बताओ अगर KP मैं लिखना चाहता हूं तो क्या होगा बताओ, KP के टर्म्स में, KP के टर्म्स में तो क्या लिखूंगा, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर। हाँ बोलो। सब पीटी टोटल प्रेशर होगा या मोल्स? हाँ टोटल प्रेशर, मोल्स लिखा गया, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन्स इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, यही होगा। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन्स, कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर कितना है PT इक्विलिब्रियम पर, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बताओ, इसका मोल्स कितना है इक्विलिब्रियम पर, इतना मोल, तो दिस, ये मोल्स अपॉन A, दिस विल बी द मोल फ्रैक्शंस। इसी तरह इसका भी सेम होगा, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, क्या होगा बताओ, PT इंटू होगा, देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, A से कैंसिल हो गया, यहां से A स्क्वायर, A से A, ये भी कैंसल्स, क्या क्या बचा बताओ, PT भी कैंसल्स है, क्या बचा, अल्फा स्क्वायर ऊपर में बचा, ये 2 और 2 4, और ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो KP होगा, KP इज इक्वल टू अल्फा टू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर मान लो कि मैं KC निकालना चाहता हूं, KC कैसे निकालेंगे, दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर, यही होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, देखो मोल्स दिया हुआ है, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव कॉन्सेंट्रेशंस, दैट इज A अल्फा अपॉन 2B। इसी तरह इसका भी देखो, इसी तरह देखो उसका का स्क्वायर होगा, देखो A से A स्क्वायर से ये कैंसल्स, V से देखो V भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या यही रिजल्ट आएगा, और आना भी चाहिए, क्यों आना चाहिए बताओ, क्योंकि इसका डेल्टा Ng का वैल्यू क्या है, 0 है, मीन्स KP इज इक्वल टू KC आना चाहिए, और आ भी रहा है, देखिए तो ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ये टेक्निक बता दिया गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, लिखिए क्वेश्चंस। लिखिए रिएक्शन दिया हुआ है, N2O4 gives rise to 2NO2, रिएक्शन दे दिया है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 at 1.5 atm and
25 डिग्री सेल्सियस इज 0.25 0.25 calculate kp of the reactions। चलो इतना ही करो। चलो देखो कैसे किए होंगे। देखिए N2O4 gives rise to 2NO2 रिएक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले T इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान लेते हैं इसका A मोल है, ये 0 होगा। T इज इक्वल टू T टाइम पर, T इक्विलिब्रियम टाइम पर क्या होगा, A माइनस A अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2A अल्फा। टोटल मोल्स निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम पर, क्या आ जाएगा बताओ। एक से तो एक कैंसल हो जाएगा, A प्लस A अल्फा होगा। होगा ना टोटल मोल्स। चलो सर इसका केसी निकालेंगे ना सर? केपी निकालने के लिए क्वेश्चंस में बोला है, केपी। टोटल प्रेशर भी आई थिंक सो क्वेश्चन में दे दिया है। पीटी कितना इक्विलिब्रियम पर 1.5 एटीएम। तो केपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रेशर पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, पीटी इंटू मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस क्या होगा 2A अल्फा अपॉन A 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर 1 एटीएम। नहीं मतलब 100% डिसोसिएट 1 एटीएम आ रहा है केपी। चलो देखो क्या 1 एटीएम तो नहीं आएगा। ये कितना आएगा देखो, ये पीटी इंटू, अच्छा ये होल होगा, हाँ पीटी इंटू ऐसा होगा देखो, ए से ए कैंसल्स, ए से ए कैंसल्स, एक पीटी
से ये पीटी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बच कितना रहा है? सर 2/3 आंसर आ रहा है सर। 2/3 3। 0.4 आ भी सकता है, रुको देख लेते हैं। सर 0.66 सर। 0.4 आ रहा है आंसर, 0.4 इज द करेक्ट आंसर। देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा बताओ? ये पीटी एक बचा, वैल्यू रख लेंगे बाद में। यहां से देखो ये 2 का स्क्वायर 4 अल्फा, अल्फा स्क्वायर रहेगा ही ना, अपोन देखो ये 1 प्लस अल्फा और एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, आई थिंक सो 1 प्लस अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा हो जाएगा ना ये। तो और कुछ बचा? इतना ही है ना, और कुछ तो नहीं है। अब वैल्यू रखिए, पीटी का वैल्यू क्वेश्चंस में दे दिया 1.5 इंटू 4, अल्फा का स्क्वायर क्या है 1 अपॉन 0.05 है ना, 0.25, 0.25 इज 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 16। देखो ये तो कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये क्या आ गया 1.5 अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा 16 1 15/16, ये क्या आ गया 1.5 अपॉन 1 इंटू 4 अपॉन 15, ये भी कैंसल्स 0.1 टाइम, कितना आंसर आ जाएगा 0.4 इज द करेक्ट आंसर। चलो समझ गए, ये 0.4 तक तो समझ में आ गया ना। अब इसी क्वेश्चंस में थोड़ा इसको प्रोसीड करो, और इसी क्वेश्चंस को लेकर आके प्रोसीड करो। लिखो ऑल्सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, if total pressure is 10 atm, इसमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको पढ़ाया भी हूं लिखाया भी हूं। क्या चीज? केपी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ओनली, मतलब ये जो सेकंड क्वेश्चंस भी दिए आपको, उसके लिए केपी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि केपी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ओनली। तो सेकंड क्वेश्चंस के लिए केपी का वैल्यू 0.4 आया है, उसके बाद आप अल्फा निकाले। अगर टोटल प्रेशर 1.5 एटीएम से बढ़कर 10 एटीएम हो जाए तो क्या करोगे? केपी का एक्सप्रेशन लिखो, इधर केपी का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, अल्फा कैलकुलेट करो, इसमें ओनली अल्फा वेरिएबल होगा। बताओ मतलब करना आपको कुछ नहीं है, ये केपी इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन है ना, पीटी 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये कभी भी जैसे ये फॉर्मूला वगैरह याद मत करो, आप ऐसे इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, तुरंत लिखा जाता है। फॉर्मूला याद करने के चक्कर में कभी 2 के जगह 4 हो जाएगा, कभी 4 नहीं आएगा, तो ये दिक्कत होगा। फॉर्मूला ये डेरिवेशन कैसे करता हूं उसको सीखें। हाँ सर अल्फा इक्वल टू √1/101। हाँ 0.1 अपॉन 10.1, ये अल्फा का अगर देख रहे हो ना, ऐसा कुछ आ रहा है। यस सर। हाँ तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, केपी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट वन इज 0.2 एटीएम, बोला नहीं है, आपका खुद का दिमाग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पीटी का वैल्यू भी बोल दिया कि 10 एटीएम। अब यहां से अल्फा निकाल ले, अल्फा ही एक वेरिएबल है,
अब टोटली मैथमेटिक्स है यहाँ पर। क्या बना लिए होंगे? देखो मैं भी आपके साथ बना रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? 0.4 माइनस 0.4 का, ये इधर आएगा ना 0.4 और 0.4 अल्फा स्क्वायर, दैट वन विल बी इक्वल टू 10 इंटू 4, 40 हो जाएगा। ये 40 अल्फा स्क्वायर। इसको इधर लेकर चले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये 0.4 इज इक्वल टू 40.4 ऐड हो जाएगा ना अल्फा स्क्वायर। ये फिर देखो अल्फा निकाल लो, दैट वन इज 0.4 अपॉन 40.4 का रूट होगा। ये कैंसल्स भी होगा कुछ, ये कितना 4 टाइम्स कैंसल्स हो जाएगा ना, 4 टाइम्स। ये पॉइंट इधर का दो, पॉइंट 10⁻⁻1 पॉइंट को इधर कर लेता हूँ। अच्छा पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसल्स। ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, ये 4 टाइम्स ये 10 1। अच्छा ये तो पॉइंट रह ही जाएगा, दैट इज यही तो आ रहा है 0.1 अपॉन 10.1, वो जो बोल रहा था। चलो तो ये समझ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हेल्प से कैसे हम केपी और केसी निकालते हैं, ये भी मैं बता दिया आपको। उसके बाद आगे बढ़िए। लिखो, हेडिंग बनाओ, यूज ऑफ प्रेशर, यूज ऑफ प्रेशर instead of moles in gaseous reactions। जैसे अगर क्वेश्चंस में अगर मोल्स नहीं दिया रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा, तो कैसे हम उसको टेकल करते हैं अभी वही पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछा करेगा यहां पर बताऊंगा। पहले यहां पर समझो इसका थ्योरी क्या है। हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर क्या होता है बताओ? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, होता है ना? चलो ये जानते हो आप। तो जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन है A गिव्स राइज टू B। अगर मान लो कि T इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये 2 मोल है, ये 2 मोल है। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम टाइम पर मान लो ये घटकर 1 मोल हो गया, मतलब कितना परसेंट घटा? 50% डिक्रीज हुआ, 50% डिक्रीज हुआ ना। अगर आपका मोल घट रहा है तो उसी तरह प्रेशर में भी तो चेंजेस आ रहा होगा। अगर मान लो कि प्रेशर इनिशियली कुछ होगा, लेट इट बी प्रेशर मान लेते हैं इनिशियली P नोट कुछ, लेट इट बी इनिशियल प्रेशर P नोट मान रहा हूं, तो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम टाइम पर प्रेशर भी कितना होगा? दैट विल बी P नोट बाई 2 होगा ना। जैसे मोल्स 50% घट रहा है क्योंकि आपने बोला है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अगर मोल्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, जिस रेट से मोल घटेगा प्रेशर भी उसी रेट से घटेगा। तो अगर इनिशियल प्रेशर P नोट था तो इक्विलिब्रियम पर टोटल इक्विलिब्रियम पर प्रेशर क्या हो जाएगा A का? दैट इज P नोट बाई 2। मतलब ये भी क्या होगा? 50% डिक्रीज हो रहा है।
क्योंकि आपने बोला है ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। जिस तरह हम मोल्स को ट्रीट करते थे उसी तरह आप प्रेशर को भी ट्रीट करोगे। समझा? ये थ्योरी समझ में आ रहा है? तो ये लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन से और आपको हम समझाते हैं। %50 डिक्रीज इन, यहां पर मोल, यहां पर 50% डिक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अगर हो गया तो एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, एक रिएक्शन दिया हुआ है ऐसा, AB3 गैस गिव्स राइज टू AB2 गैस प्लस हाफ B2 गैस। चलो ठीक, इक्वेशन लिख लिया। फिर क्वेश्चन लिखो, if the initial pressure of AB3 is 800 torr and total pressure at equilibrium is 900 torr, calculate Kp of the reactions. The Total pressure at equilibrium is 900 torr. Calculate Kp of the reactions. मतलब यहां पर भी सेम फंडा, इनिशियल प्रेशर 800, मान लो इक्विलिब्रियम पर घटकर 800 माइनस एक्स हो गया, या एक्स 800 माइनस पी हो गया। इसी तरह सेम फ्लो करना है, आपको मूव करना है। पहले केपी का इक्वेशन बनाओ आप, उसके बाद लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखो, आप क्या ट्राई करो ना, जो x घटाओगे ना x निकलेगा, क्योंकि सबका जो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर 900 टॉर दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एट इक्विलिब्रियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एट इक्विलिब्रियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 900। तो x निकाले, आप x निकाले, फिर आप इंडिविजुअल सभी का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझे? यहां देखिए, ये रिएक्शंस है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर कितना दिया है देखो, 800 टॉर। ये तो बनेगा ही नहीं, तो प्रेशर कैसे डेवलप होगा? T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम टाइम पर, मान लो क्या है, P घटा,
तो अगर ये P से घटेगा तो ये कितना से बढ़ेगा? देखो यहाँ 1 से 1 का 1 से 1 का देखो रेशियो है, तो ये कितना से बढ़ेगा बताओ? P से। और ये P/2 से। ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज हाउ मच? तो फाइंड P फर्स्ट। P निकालो। क्या देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 200 आई थिंक सो 200 हो जाएगा ना। ये इधर जाएगा तो 100 100 ये 200, ये 200 टॉर आ गया। तो बताओ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एट इक्विलिब्रियम? दैट वन इज हाउ मच? 800 माइनस 200, दैट वन इज 600 टॉर। ये बताओ, ये भी, ये तो आपका 200 टॉर, और ये बताओ 100 टॉर। हो गया। अब केपी का एक्सप्रेशन लिखिए। कि प्रेशर के साथ कैसे डील करेंगे ये भी सीख लिया आप। देखो केपी इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एट इक्विलिब्रियम कितना है देखो? 200। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एट इक्विलिब्रियम 100 का पावर हाफ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एट इक्विलिब्रियम 600। कैलकुलेट कीजिए। सर 10/3। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। 10/3 200 इंटू 10 अपॉन, अच्छा ये इसका स्क्वायर तो नहीं होगा? हाँ चलो ठीक है। ये रिएक्शन सी बैलेंस है ना, ये सभी कभी देखना पड़ेगा। देखो ए एक ही है, बी 3 है, 2 यहाँ और 1 यहाँ। चलो ठीक है, तो समझिए कैसे टेकल करना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, ब्रैकेट में अल्फा कर दीजिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी मेथड, वेपर डेंसिटी मेथड, वेपर डेंसिटी मेजरमेंट, इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताऊंगा, इसका डेरिवेशन भी होता है, बट डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें। याद है कि नहीं को फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू क्या क्या बी प्लस, ये क्या बता रहा है तू? सिद्धाचार्य फॉर्मूला बता रहा है मुझे क्या? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी? डी थियोरेटिकल माइनस डी एक्सपेरिमेंटल अपॉन डी एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पर ये डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी, डी एक्सपेरिमेंटल 1 माइनस n माइनस 1। ऐसा फॉर्मूला देखा? नहीं पढ़ा है? चलो तो यही लिखाने वाला हूं। सही है ना? चलो तो ये लिख लो यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी टर्म आएगा हम उसको डिफाइन कर देंगे। चलो देखो,
यहाँ अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान रखना, मान लो कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ठीक। तो अल्फा इज इक्वल टू लिखो एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व अपॉन एम ऑब्जर्व n-1। पहले ये क्या टर्म है इसको पहले समझें आप। यहां पर देखो वेयर m theoretical is initial molecular mass, initial molecular mass, that is initial molecular mass। हाँ, at t is equal to 0 लिख ले। चलो यहां पर m ऑब्जर्व लिख ले। m ऑब्जर्व क्या है? दिस इज द मोलर मास एट इक्विलिब्रियम। टोटल लिख ले, टोटल मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोलर मास एट इक्विलिब्रियम। n क्या है? n में आप लिख ले दैट वन इज moles of product formed by dissociation of 1 mole of substance लिख लिए। मतलब ये n का वैल्यू समझ ले। जैसे अगर रिएक्शन दिया रहेगा A gives rise to 5p, मींस n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। एक मोल A से कितना मोल P बनता है, यही बोलना चाह रहा है ये। एक मोल A से कितना मोल P बन रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। ये इनिशियल मोलर मास मींस इनिशियली A प्रेजेंट रहेगा तो A का मोलर मास ही लोगे। जिसे PCl5 दिया है, PCl5 डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस Cl2, तो इनिशियल मोलर मास ऑफ PCl3 जो कि आप जानते हो ना, फास्फोरस का मोलर मास और क्लोरीन का निकाल लोगे। और ये क्या है? m ऑब्जर्व इज द, हम लोग एक्सपेरिमेंटल मोलर मास बोलते हैं, दैट इज मोलर मास एट इक्विलिब्रियम पर मोलर मास। तो ये समझ में आ गया। अब इसको देखो डेंसिटी के, वेपर डेंसिटी के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने सीख रखा है क्या कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, याद है? हाँ, तो यहां पर देखो अगर मैं m थ्योरेटिकल लिखूंगा, m थ्योरेटिकल इज व्हाट? वेपर डेंसिटी को मैं बोल देता हूं d इंटू d थ्योरेटिकल इंटू 2। इसी तरह यहां पर m ऑब्जर्व इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? d एक्सपेरिमेंटल या d ऑब्जर्व इंटू 2। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? अल्फा इज इक्वल टू, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा ना सब। तो क्या लिख लूंगा? d थ्योरेटिकल माइनस d एक्सपेरिमेंटल, जिसको आप घटाते हो ना वही यहां पर आता है, ऐसे याद रख सकते हो। d एक्सपेरिमेंटल और क्या? n-1, ये वेपर डेंसिटी के टर्म्स में और ये मोलर मास के टर्म्स में। तो लिख ले, चलो क्वेश्चन लिख ले ताकि आप फॉर्मूला को यूज करना सीख जाएं। लिखे, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर
वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 and N2O4 is found to be found to be 20 for the reactions 2 N2O4 N2O4 gives rise to 2 NO2. Calculate पहला बीट abnormal molar mass ब्रैकेट में लिख ले मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, उसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरा बिट लिखें डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, चलो बताएं। तो पहला तो बहुत इजी है। पहला इजी क्यों है? क्योंकि क्वेश्चंस में जो डाटा दिया है 20, ये जो डाटा दिया ये क्या है? वेपर डेंसिटी। क्या वेपर डेंसिटी दो तरह का होता है, एक इनिशियल वेपर डेंसिटी और एक इक्विलिब्रियम पर वेपर डेंसिटी। तो कौन सा डेंसिटी दिया हुआ है? तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है अगर तो एक्सपेरिमेंटल ही दिया हो, क्योंकि हम क्वेश्चंस में एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे ना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? लैब में किया जाता है। तो जो लैब में करने वाला डाटा होगा वो क्वेश्चन में देगा। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखें क्वेश्चन में दिया हुआ दैट इज वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी क्या? दैट इज 20। तो बताओ मोलर मास क्या इक्विलिब्रियम पर 20 आ रहा है सर। अच्छा, मोलर मास 20 आएगा कि 40 आएगा? सर 80 सर, सॉरी। अच्छा 80 आएगा। ये 20 है दिया हुआ। तो अभी नहीं सर, फर्स्ट वाला जो आप बोले ना एबनॉर्मल का, ये तो वो वाला। क्या एबनॉर्मल? पहला वाला ही तो बता रहा हूँ, मोलर मास एक्सपेरिमेंटल दैट वन इज 40, 20 into 2। हाँ, ये मिक्सचर का है। देखो एक ही चीज, मिक्सचर टर्म यूज करे, एक्सपेरिमेंटल टर्म यूज करे, ऑब्जर्व टर्म यूज करे, सब सेम है। थियोरेटिकल मतलब इनिशियल। अच्छा तो फिर दिक्कत नहीं होगा ना। इसका मोलर मास कितना आ रहा है बताओ? N2O4 का दैट इज 28 प्लस 92 क्वेश्चंस में फिर तो दिक्कत होगा बनाने में, डाटा चेंज किया ना इसलिए। देखो पहला तो समझ में आ गया ना, पहला समझ में आ गया। सेकंड केस में क्या है? अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए क्या होता है बताओ? अल्फा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यूज करो चाहे यूज करे सेम बात है। तो थ्योरेटिकल मोलर मास जानते हो N2O4 का 92 माइनस व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास 40। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? अच्छा N का वैल्यू 92 होगा। देखो यहाँ देखो दिख रहा है 2 - 1। चलो अल्फा निकाल लो।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं बता दूं फिर से। सर और एक बार बोलिए। अच्छा, फिर से एक बार देखो, देखो पहला क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, एबनॉर्मल मोलर मास निकालना है। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब होता है मोलर मास एट ऑब्जर्व मोलर मास, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व चाहिए, इंटू 2 करना पड़ेगा। क्वेश्चंस में वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी दे दिया है, कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। तो क्या करोगे, 20 इंटू 2 करोगे, दैट विल कम 40। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड भी बोलता है अल्फा निकाले। तो अल्फा निकालने के लिए देखो, हम इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व मोलर मास जानते हैं 40, थियोरेटिकल मोलर मास, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज N2O4 गिव्स राइज टू 2NO2। इसका मतलब होता है T इज इक्वल टू 0 टाइम पर ओनली यही प्रेजेंट रहेगा, दैट विल बी ओनली दिस सबस्टांस विल कंट्रीब्यूट टू द इनिशियल मोलर मास। तो इनिशियल मोलर मास अगर यही प्रेजेंट है तो क्या इसका हम मोलर मास तो जानते हैं ना, कितना, नाइट्रोजन है तो N2 है तो 28 और ऑक्सीजन है तो कितना 64, ये कितना आ जाएगा 92। तो 92 देखो फॉर्मूला में क्या होता है, पहले थियोरेटिकल मोलर मास माइनस ऑब्जर्व मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास इनटू एन का वैल्यू। तो बोला गया है एक मोल सब्सटेंस कितना मोल में डिसोसिएट करता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो एन का वैल्यू 2 है -1। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। चलो, तो ये भी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल्स। ली चैट, इससे तो बहुत फेमिलियर होगा आप लोग, ली चैटलियर। अब तो पढ़ाई के समय भी चैट कर सकते हो। अब ये सब हैं, हम किनको देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं। तो क्या एक बार यहाँ पर लॉगिन कर लिया, चलो फिर अपना काम कर रहे हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल, चलो तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल्स क्या होता है, कोई आइडिया है? क्या डिस्टर्ब इफेक्ट ना हो, सही, इक्विलिब्रियम रिटर्न बैक हो जाता है। अगर हम इक्विलिब्रियम पर कोई भी तरह का डिस्टरबेंस करते हैं, जैसे आप इक्विलिब्रियम हो, अगर आपको कोई डिस्टरबेंस करे तो फिर से आप क्या करोगे, डिस्टरबेंस करे मतलब आपको कोई फोर्स करे, आपको कोई तरह का, मतलब बहुत डिस्टर्ब करने का बहुत तरीका होता है। तो अगर आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो क्या करोगे, आप फिर से इक्विलिब्रियम रीगेन करना चाहोगे, नहीं रीगेन करोगे तो आपका पढ़ाई नहीं होगा। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शंस में भी सेम सिनारियो होता है। अगर हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे, अब इसको हम डिस्टर्ब करने का मतलब नहीं होगा इसको मारेंगे, नहीं, इसको डिस्टर्ब करने का मतलब होगा हम इसको प्रेशर से तंग कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, इसका मोल चेंज कर सकते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में इसको ऐसे ही डिस्टर्ब कर सकते हैं ना। तो ये सब डिस्टर्ब करने का तरीका हुआ। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करेंगे, कैसे, बाय चेंजिंग प्रेशर्स, वॉल्यूम, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग मोल्स। तो ये जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो ये फिर से क्या चाहेगा, फिर से ये इक्विलिब्रियम रीगेन करना चाहेगा, दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल।
ये रीगेन करने के लिए कौन सा फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, यही क्या बताता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। समझ रहे हो? अगर हम किसी रिएक्शंस को अपसेट कर देंगे, अपसेट मतलब उसको दुखी कर देंगे, दुखी करने का तरीका बताया बहुत सारा, तो ये क्या करेगा, फिर से ये इक्विलिब्रियम गेन करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। गेन करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शंस करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल्स। तो क्या होता है एक बार लिख ले, लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, if any change is imposed, if any change is imposed on a system, if any change is imposed on a system in equilibrium, comma, then the equilibrium will shift, shift in that directions, equilibrium will shift in that directions, in which the effect of change is neutralized In the direction. in the directions in the direction in which the effect of change is neutralized, मीन्स काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो जो लिखा समझ में आ गया ना? यहां पर नोट में कुछ बातें लिख लो। नोट नंबर 1, न्यू इक्विलिब्रियम स्टेज has a new value of concentrations of reactant and product. अब जैसा ये अगर आपको डिस्टर्ब किया जाएगा तो ऐसा तो पॉसिबल, ऐसा तो नहीं होगा कि आप जितना कंसंट्रेशन से पहले पढ़ रहे होगे सेम कंसंट्रेशन से बाद में भी पढ़ोगे। डिस्टर्बेंस करने के बाद ये हो सकता है उससे ज्यादा कंसंट्रेशन से भी पढ़ सकते हो, उससे कम कंसंट्रेशन से भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ रिएक्शंस में भी सेम चीज बात होती है। अगर हम इसको डिस्टर्ब कर दिए तो फाइनली जब इक्विलिब्रियम ये रीगेन करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, तो उस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। बट एक चीज कांस्टेंट रहेगा, क्या? के का जो वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू रहेगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट एंड इट विल बी ओनली चेंज व्हेन टेम्परेचर विल बी चेंज। मैं पहले ही बता चुका हूं, के का वैल्यू ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा जब ये न्यू इक्विलिब्रियम पर देखोगे, बट ओनली थिंग विल रिमेन कांस्टेंट के वैल्यू जो पहले था, डिस्टर्ब करने के बाद भी के का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो सेकंड पॉइंट लिख ले, यहां पर लिख ले, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट, value of equilibrium constant is constant at constant temperature. Value of equilibrium constant is constant at constant temperature. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो k का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। k का वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, देखेंगे जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो k का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, ये भी हम आपको डिसाइड करना सिखाएंगे। चलो, तो इतना समझ में आ रहा है पहला। अब इक्विलिब्रियम को हम क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे और देखेंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल वो फॉरवर्ड शिफ्ट करता है या बैकवर्ड शिफ्ट करता है, वो बताएंगे। तो पहला पॉइंट लिखे इसमें फर्स्ट। अब ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का तरीका बता रहे हैं आपको। इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चलो ये एक आता था, वो नहीं आया, चलो के साथ ही आता था ना एक, कहाँ गया, घर गया। ये एक सप्ताह में एक दिन रेस्ट की जरूरत पड़ती है, ये भी जरूरी है ना, एक सप्ताह में एक दिन रेस्ट थोड़ा होता है बिना डिस्टरबेंस का, सोए। ये भी जरूरी है ना, फिर से अपना बॉडी को रीगेन करने का तरीका है। या एक बच्ची आती थी, कहाँ गई, घर गई। अच्छा, और एक और आती थी ना, अच्छा ये नहीं आती थी, तू आई शुरू में आई थी ना, घर गई थी। अच्छा है, कभी कभी घर से भी घूम, जब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो घर से घूम कर आना चाहिए। चलो, तो ये मैं बता रहा हूं, पहला क्या लिख लिए ना, एडिशन, दैट वन इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो जैसे मान लो कि रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। अगर मैं रिएक्टेंट का मोल को बढ़ाऊं तो क्या होगा, हम रिएक्टेंट का अगर मोल को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया है, अगर हम इसके मोल्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो ना, ये इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को घटाऊं, प्रोडक्ट का मोल्स को घटाऊं तो क्या होगा, रिएक्शन तब पर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये कम गया, इसको बनाने की कोशिश करेगा। या ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट का मोल्स को बढ़ाऊं तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। या ऐसा कर दूं, रिएक्टेंट का हम मोल्स को घटाऊं तो भी क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग मोल्स ऑफ reactant or decreasing moles of product, net reactions will shift in forward direction to अच्छा ये net reactions will shift in forward direction to establish equilibrium। चलो इसी तरह मैं दूसरा बोलूं, ऑन इंक्रीजिंग मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के मोल्स को बढ़ाऊं या रिएक्टेंट के मोल्स को कम करूं, और डिक्रीजिंग द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, net reaction will shift in backward direction to establish equilibrium। रिएक्टेंट फिर देखो यहाँ ऑन इंक्रीजिंग मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और डिक्रीजिंग द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, net reactions will shift in
बैकवर्ड डायरेक्शंस टू स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। ये जो पहले लिखे हैं ना सब सेम रहेगा, ओनली फॉरवर्ड के जगह बैकवर्ड कर दीजिए। जैसे देखो एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए रिएक्शंस है, अगर मैं PCl5 के मोल्स को बढ़ाऊं, और या ऐसे बोल सकता हूं, या PCl3 के मोल्स को घटाऊं, और या इन सब में कोई भी काम करो, और लिख दे रहा हूं, और आप Cl2 का मोल्स को घटाओगे तो क्या होगा, नेट रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया है इसलिए नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, सो दैट अगेन इट कैन रीएस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर मान लो कि मैं अगर PCl3 के मोल्स को बढ़ाऊं और या Cl2 के मोल्स को बढ़ाऊं और या PCl5 के मोल्स को घटाऊं, तो नेट रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। चलो ये रिएक्शन एक है, तो अभी क्या करेंगे बताओ, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। बट मैं बोला हूं ना केपी के एक्सप्रेशंस में क्या मैं इसको कंसीडर करता हूं, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है 1 होता है, तो हम इसके मोल्स या इसके मोल्स को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, समझे। तो ये चीज आप लिख सकते हैं, on changing the moles of calcium carbonate, on changing the moles of calcium carbonate and calcium oxide, on changing the moles of calcium carbonate and calcium oxide, on changing the moles of calcium carbonate and calcium oxide, equilibrium cannot be disturbed. Equilibrium cannot be disturbed as their active mass is taken 1, as their active mass is taken 1। लिख लिए। अब बताओ अगर मैं CO2 का मोल्स को बढ़ाऊं तो क्या होगा बताओ। CO2 से तो चेंज कर सकते हैं, CO2 में तो दिक्कत नहीं है ना। अगर CO2 का मोल्स को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। उसके नीचे लिख लो बैकवर्ड जाएगा। अगर CO2 के मोल्स को घटाऊं तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। चलो तो पहला समझ में आ गया कि बाय चेंजिंग द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट रिएक्शंस आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सो दैट इट कैन रीएस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम अगेन। सेकंड वन इज दैट द सेकंड लिखिए, दैट वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और
वॉल्यूम, दोनों को एक ही साथ पढ़ेंगे। लिख लिए? तो मुझे बॉयल्स लॉ बताओ पहले। बॉयल्स लॉ याद है या भूल गया? कांस्टेंट प्रेशर पर, अच्छा कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ है। तो फिर से एक बार लिख लें क्योंकि जो जरूरत पड़ेगा। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक बार फिर से चार्ल्स लॉ को याद कर लें। चार्ल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहता था? प्रेशर कांस्टेंट रहता था। मींस हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक, अब देखिए यहां पर समझे, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, प्रेशर का बढ़ाने का मतलब होता है वॉल्यूम को घटाना, और वॉल्यूम को घटाने का मतलब होता है मोल्स को घटाना। सब चीज लिंक्ड है। प्रेशर का बढ़ाना मीन्स वॉल्यूम को घटाना, वॉल्यूम को घटाना मीन्स मोल्स को घटाना। तो यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। सर चार्ल्स लॉ में मोल्स कांस्टेंट था ना? सर वी वेयर इज अ स्पीच तो। अच्छा अच्छा, ये चार्ल्स लॉ ही ना। चार्ल्स लॉ, एक की जगह एवोगाड्रोस लॉ, लियो। एवोगाड्रोस लॉ, ये एवोगाड्रोस लॉ लिखो। एवोगाड्रो, एवोगाड्रोस लॉ तो अब सही हो जाएगा ना। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एवोगाड्रोस लॉ। हाँ, तो देखो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इसका मतलब सेम मतलब होता है डिक्रीजिंग वॉल्यूम। डिक्रीजिंग वॉल्यूम। हाँ, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ऐसे लिखो। नेट reactions will shift in that directions where number of mole increases, number of mole increases। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, पहले दूसरा पॉइंट भी लिख लें। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, और प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। नेट रिएक्शंस will shift in that directions where number of mole decreases। पूरा सब चीज सेम रहेगा, खाली ये चेंज करना। यहां से नेट रिएक्शंस will shift in that directions where number of mole decreases। लिख लिए? अब चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे रिएक्शंस है, PCl5 गैस गिव्स राइज टू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा Ng बताएं, क्या पॉजिटिव है? 2 - 1 that is 1 which is a positive number। तो अगर मैं यहां पर देखिए, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, अच्छा बताओ रिएक्टेंट साइड कितना मोल है? 1 मोल। प्रोडक्ट साइड कितना है? 2 मोल। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, प्रेशर का बढ़ाने का मतलब होता है वॉल्यूम को घटाना,
वॉल्यूम को घटाने का मतलब होता है मोल्स को घटाना। रिएक्शंस उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर मोल कमेगा। इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। तो रिएक्शंस भी, हाँ क्या? अपने प्रेशर बढ़ाने से बोले वॉल्यूम घटेगा हाँ और मोल भी घटेगा। हाँ, मोल भी घटेगा, बिल्कुल सही। तो देखो, पर सर इस स्टेटमेंट में कुछ हाँ हाँ, बोलो बोलो। कुछ गलत है सर, देखो। अच्छा, कुछ गलत है? क्या गलत है बताओ। सर आपने लिखा है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम नेट रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजिंग। अच्छा तो अच्छा, এটা डिक्रीजिंग होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बोला यार, डिक्रीजेज होगा। ये उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पर लिखने में गलत हो गया। वेयर नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेज, चेंज कर लेना। और गलत लिखा है, मेरा बोलने का इंटेंशन यही था, गलत लिखा गया है यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेज, तो यहाँ पर चेंज कर लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब सही हो गया ना बच्ची? हाँ सर। हाँ, सर प्रेशर इंक्रीज करना मीन्स वॉल्यूम घटाना, वॉल्यूम घटाना मीन्स मोल्स घटाना, मोल्स घटाना मतलब नेट रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर को घटाना और या वॉल्यूम को बढ़ाना, नेट रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? जिधर मोल्स बढ़ेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब हमको लगता है कभी कभी कि आप लोग से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ये सब जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो लोग है। आप लोग फिजिकली प्रेजेंट रहते हो या मेंटली प्रेजेंट रहते हो, या फिजिकली मेंटली दोनों, या ओनली फिजिकली? यहाँ पर खाली फिजिकली बैठे हो बट दिमाग कहीं और चल रहा है। सर वो बैकवर्ड डायरेक्शन लिखा है। हाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शंस। पहला वाला बैकवर्ड डायरेक्शंस और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शंस। नीचे वाला वॉल्यूम घटाने से मोल घटना चाहिए, मोल घटने के लिए बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि इधर 2 मोल है और इधर 1 मोल है, इसलिए बैकवर्ड शिफ्ट होगा। सेकेंड वाला केस में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोल्स बढ़ना चाहिए, मोल्स बढ़ने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शंस में शिफ्ट होगा रिएक्शंस। एक और देख लीजिए, ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, गिव्स राइज टू 2NH3। इसके लिए डेल्टा Ng देखोगे तो निगेटिव है। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, प्रेशर को बढ़ाने का मतलब होता है वॉल्यूम को घटाना। देखो रिएक्टेंट साइड पहले मोल देख लो कितना है, 4 मोल। प्रोडक्ट साइड मोल देख लो कितना, 2 मोल। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं मींस वॉल्यूम को घटाना, वॉल्यूम को घटाने के लिए रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड। इधर 4 मोल से 2 मोल की तरफ जाएगा, किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कभी याद मत करना, ऐसा नहीं कि इसके लिए हो गया अब तुम याद करना शुरू कर दो, रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है ये, इसलिए मैं करवाया ये। अगर मैं प्रेशर को घटाऊं तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा मतलब मोल को भी बढ़ाना पड़ेगा, मोल को बढ़ाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा। आप लोगों को पता है ना कि ये कोचिंग शिफ्ट हो रहा है? नहीं पता है? कहाँ पर? आई थिंक सो इट इज नियर उल्टा डंगा। डू नो दक्षिण दाड़ी? दक्षिण दाड़ी, दक्षिण दाड़ी दैट इज उल्टा डंगा जो स्टेशन है ना, स्टेशन देखो उल्टा डंगा, ये विधाननगर स्टेशन। हाँ,
विधाननगर स्टेशन के बगल में दक्षिण दाड़ी है, बगल में ही। या हम लोग एक गोलाघाटा नाम जानते हैं, गोलाघाटा, श्री भूमि, फिर उसके आगे चले जाओगे लेक टाउन आ जाएगा। अच्छा इधर है, इधर वो थोड़ा दूर पड़ेगा, इधर है उल्टा डांगा। हाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, पता नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये आवाज अभी सुनाई दिया तो मैं बताया, क्योंकि धीरे इट विल टेक टाइम, मतलब अभी तो 2 महीना लगभग लगेगा। हाँ शिफ्ट करेगा। तो चलो ये समझ गया ना, फॉरवर्ड डायरेक्शंस, बैकवर्ड डायरेक्शंस आप लोगों को बताया जाएगा, ऑफिशियली में भी नोटिफाई किया जाएगा, मैं बता दिया। अब कब होगा ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि 2 महीना लगेगा। चलो तो ये हो गया। उसके बाद एक और रिएक्शन लिख लेना। अच्छा तो बताओ, देखो इधर भी 2 मोल है और इधर भी 2 मोल है, तो हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो लिख लेना, ऑन चेंजिंग देयर विल बी नो इफेक्ट, लिख लो ऐसे, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। सर आप है